सो गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हमारा ईओक्यू वाला पार्ट खत्म किया था। ठीक है, कुछ दो क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे, शायद दो तीन ही करे थे हमने। एंड मैंने आपको बोला था कि भाई बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, किसी में तुमको कोई दिक्कत आता है तो तुमको बता दिया जाएगा वो क्वेश्चन। बाकी उसमें जितना फॉर्मूलाज आ सकता था सारा बता दिया था। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नया टॉपिक अपना आज का है इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस। इंडिफरेंट पॉइंट एनालिसिस। इनडिफरेंस का मतलब होता है कॉम्बिनेशंस, जहां पे कोई पर्टिकुलर चीज को अपन क्या मान के चल रहे हैं, सेम। आप लोग इनडिफरेंस से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में पहले कुछ पढ़ते होंगे, इनडिफरेंस कर्व्स, जहां पे हमको जैसे कॉम्बिनेशंस देखते थे दो अलग अलग गुड्स का, जहाँ पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता था। पर अभी क्योंकि हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, हम लोग को प्रोडक्शन करना है, तो इनडिफरेंस पॉइंट हमको कुछ ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट बता के दे रहा है। ध्यान देना, इंडिफरेंस पॉइंट हमको कुछ ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट या मैं यूं कहूं लेवल ऑफ सेल्स बता करके दे रहा है। वो लेवल ऑफ सेल्स बता कर दे रहा है जहां पर मेरा, मैं कौन, मैं प्रोड्यूसर, जहां पे मेरा टोटल कॉस्ट या मैं यूं कहूं मेरा प्रॉफिट इज सेम। ठीक है, प्रोडक्ट इज आउट, ये टोटल कॉस्ट और द प्रॉफिट इज सेम आउट ऑफ या अमंग अमंग various options, among various options। वेरियस ऑप्शंस लाइक, जैसा मैं आपको बता रहा, ये जो इंडिफरेंस वाला पार्ट जो रहता है हमारा, ये हमारे प्लांट लेआउट का ही पार्ट रहता है बच्चों। कैसे और क्यों वो मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज में लेते हैं, जिसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द प्लांट, वो सारा चीज डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई प्रोड्यूसर है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि भाई वो किसी एक, जैसे तीन चार तरह की जगह हैं। तुमको याद हो हमने एक बार कभी थ्योरी पढ़ा था प्लांट लेआउट का। तो प्लांट लेआउट के अंदर हम क्या देखते थे कि प्लांट लेआउट डिसाइड करते समय हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। जैसे जैसे भाई एक तो प्लेस होता है, एक हम वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी है, ये सब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं जब भी हम कोई प्लांट लेआउट के रिगार्ड्स में डिसीजन ले रहे हो तो। ठीक है, तो सेम टू सेम वही डिसीजन हमको यहाँ भी लेना है इन डिफरेंस पॉइंट एनालिसिस में। एक्चुअली क्या है, तुमको अपना प्रोडक्शन प्लान लगाना है या तुमको कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तुम्हारे पास अलग अलग चॉइसेस अवेलेबल है। कैसा चॉइस अवेलेबल है, तुम चाहो तो एक प्लांट कहाँ लगा सकते, यहाँ राजस्थान में स्टैब्लिश कर सकते, और वही प्लांट को स्टैब्लिश करने का चॉइस तुम्हारे पास गुजरात में भी है। तो कहाँ स्टैब्लिश करें, तो दोनों में हम क्या देख रहे, राजस्थान का कॉस्ट अलग रहेगा, गुजरात का कॉस्ट अलग रहेगा। कॉस्ट को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। पॉसिबल है कि राजस्थान में उस प्लांट को लगाने का जो फिक्स कॉस्ट है वो कम रहे, पर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़्यादा रहे। गुजरात में उस प्लांट को लगाने का फिक्स कॉस्ट तो ज़्यादा है पर वेरिएबल कॉस्ट कम आ रहा है। पर हाँ, जब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ ना, जिस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों का जो टोटल कॉस्ट बैठ रहा है ना, या जो दोनों का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, सेम। ठीक है, तो मैं क्या हो गया, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं क्या हो गया, मैं इनडिफरेंस हो गया कि भाई मैं इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो बात सेम ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली दोनों सेम कॉस्ट प्रोड्यूस, मतलब टोटल जो कॉस्ट पड़ रहा है वो मेरे को सेम पड़ रहा है, या फिर मेरा जो प्रॉफिट जो मेरे को मिलेगा वो दोनों से सेम मिलेगा। तो ये ऑप्शंस आपको दो भी अवेलेबल हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं, कि तीन अलग अलग प्लांट है फिर आप उसमें डिसाइड कर रहे हो, चार अलग अलग प्लांट है उसमें डिसाइड कर रहे हो।
तो जब इस तरह से अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जब अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं किस चीज़ के, टू सेटअप द प्लांट, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो टॉपिक किससे किससे रिलेटेड है, प्लांट लेआउट से रिलेटेड है। तो जब मैं डिसीजन ले रहा हूँ किससे रिलेटेड, टू सेटअप द प्लांट, प्लांट को सेटअप करने से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई वो लेवल ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, समझना, वो लेवल ऑफ सेल्स जहाँ पे सभी जगह हमारा कॉस्ट क्या आ रहा है, सेम, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमको किधर सेटअप करना चाहिए, क्योंकि समझो इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स पे वो कॉस्ट सेम है, सुनना, इस पर्टिकुलर लेवल पे वो कॉस्ट सेम है। अगर इससे ज्यादा सेल्स किया तो क्या वहां भी कॉस्ट सेम रहेगा, नहीं। इन डिफरेंट पॉइंट एनालिसिस क्या बता रहा है, वो लेवल ऑफ सेल्स जहां पे कॉस्ट विल बी दी सेम, पर क्या हर लेवल ऑफ सेल्स पे वो कॉस्ट या प्रॉफिट सब जगह सेम रहेगा, नहीं। वो फिर अलग अलग पे अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि जितना भी हमारा सेल्स का वैल्यू आया, मान लो 200 हमारा सेल्स का वैल्यू आया, जहाँ पे कॉस्ट जो है सबका बराबर है, 200 से कम प्रोड्यूस करा तो पॉसिबल है कि क्या पता राजस्थान में कॉस्ट कम लग रही हो, और 200 से ज़्यादा प्रोड्यूस करा तो क्या पता गुजरात में कम कॉस्ट लग रही हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ बैठ के फिर डिसाइड करते हैं कि अगर देखो फर्म को अगर 200 क्वांटिटी पे रन करना है तो कहीं भी स्टैब्लिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 200 से ज़्यादा पे करना है तो गुजरात में करो, और 200 से कम पे करना है तो राजस्थान में करो। उस तरह से फिर आप अपना डिसीजन लेते हो कि वेयर टू एस्टैब्लिश दी प्लांट, समझ रहे। तो ये टॉपिक तुमको शायद इसमें ऐसे में अगर ऐसे डायरेक्ट प्लांट लेआउट में नहीं दिख रहा, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट को लेकर के कोई टॉपिक दिख रहा हो ना, तो उसके आसपास भी तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है, शायद तुमको वहां मिल जाए। अच्छा एक बात, ये इनडिफरेंट पॉइंट एनालिसिस पढ़ने की जरूरत तुमको केवल और केवल तभी पड़ेगी, ये इनडिफरेंट पॉइंट एनालिसिस पढ़ने की जरूरत तुमको केवल और केवल तब पड़ेगी जब तुम्हारे पास दो तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनमें कॉस्ट तुम जो है, हाँ सेम बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि जहाँ पे तुमको स्टैब्लिश कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर डिफरेंस पॉइंट एनालिसिस का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो चलो लिखते थोड़ा, तो एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, इसका इस अप्रोच की एप्लीकेबिलिटी का बात करते हैं। व्हेन देयर आर टू और थ्री ऑप्शंस ऑफ कॉस्ट टू डू अ वर्क which are mutually exclusive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है दे हैव नथिंग इन कॉमन बिटवीन देम, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आपने पढ़ा होगा शायद मैथ्स में या कहीं पे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली इंक्लूसिव, ऐसा कुछ पढ़ के। यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ऐसे अलग अलग ऑप्शन जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, पर ये ऑप्शंस किसका अवेलेबल है, आपके कॉस्ट का, कि भाई एक प्लांट तुम यहाँ सेटअप कर सकते, एक प्लांट तुम वहाँ सेटअप कर सकते, एक तुम यहाँ सेटअप कर सकते। तो जब इस तरह का चॉइस अवेलेबल हो तो ही आप इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस की बात करते हो, अदरवाइज आप इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस की बात करते ही नहीं। एंड व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट, व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट, इट इज द लेवल ऑफ सेल्स at which total cost or total profit of two options would be equal। कहाँ पे सेट है, सेल्स, हाँ सेल्स है।
एट है, वो सेट कहाँ से दिख रहा है तेरे को? दिस इज एट कुछ भी। ले, अभी ठीक। तो इसको निकालने का बेटा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इन डिफरेंट पॉइंट को निकालने का। और ये जो इंडिफरेंस पॉइंट आता है यूनिट्स में आता है, क्योंकि सेल्स आपका यूनिट्स में दिया होगा कि इतना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इतना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। फॉर्मूला रहता है इसका, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तुम लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ा है? हाँ, तो कॉस्टिंग में भी तो ये आता है इंडिफरेंस पॉइंट वाला चीज। कोई बात नहीं, फैक्ट तो बेटा बदल सकते हैं। तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, ये इसका फॉर्मूला रहता है। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डेल्टा एफ सी अपॉन डेल्टा वी सी। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है? तुम्हारे पास इन डिफरेंस पॉइंट आ जाता है। वो लेवल ऑफ सेल्स आप फाइंड कर लेते हैं अमंग वेरियस ऑप्शंस, जिनमें आपका टोटल कॉस्ट विल बी दी सेम और द प्रॉफिट विल बी दी सेम, जैसा भी आपको चीज चाहिए। पर ये जरूर ध्यान रखना, दो तीन ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। ऑप्शन ही नहीं है तो इंडिफरेंस पॉइंट भी नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, इंडिफरेंस कर में आप दो अलग अलग क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन निकालते थे। यहाँ पे आप जो आपके प्लांट के लेआउट्स हैं, है ना, कि ये यहाँ पे एक प्लांट लेआउट लगा सकते हैं, वहां पे एक प्लांट लेआउट लगा सकते हैं, तो उसमें आप लेवल ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा चीज। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ जो मैंने बात करा, जैसे राजस्थान का मैंने बात करा, ये राजस्थान, और ये मैंने कहा गुजरात, दोनों पड़ोसी राज्य हैं और दोनों में गवर्नमेंट्स भी अलग अलग है। तो जानने को मिलता है, दिस इज द ऑप्शन नंबर वन एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर टू विच इज अवेलेबल टू अस। तो मेरे को अपना एक प्लांट लगाना है, मेरे को अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। राजस्थान में आप देखोगे तो जयपुर, जोधपुर, ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ आप अपना फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हो। इंडस्ट्रियल एरिया से भीलवाड़ा है। गुजरात तो पूरा इंडस्ट्री इलाका है। तो मेरे को जानने को मिला कि राजस्थान में जब मैं अपना इंडस्ट्री लगाता हूँ तो मेरा जो फिक्स कॉस्ट बैठता है, मेरे को वो पड़ता है 100 लाख रुपए का। ठीक है, इट इज ऑफ 100 लाख रुपीज। वही अगर मैं फैक्ट्री स्टैब्लिश करता हूँ गुजरात में तो उसका मेरे को मिलता है 150 लाख रुपीज। दिस इज दी फिक्स्ड कॉस्ट। ये खर्चा एक बार हो गया, बार बार नहीं होगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह। तो अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह ये गुजरात में काफ़ी इजीली अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे वो नदी वगैरह जो है, जिससे वो नर्मदा, हाँ जो भी है, गोदावरी, कौन सी नदी है पता नहीं, छोड़ो, मैं गलत नदी का नाम बोल दूंगा, कोई मतलब नहीं है। जो भी नदी है, वहाँ पे पानी का काफ़ी एबंडेंस है, हमारी तरह नहीं है ना। तो वहाँ पे रॉ मटेरियल काफ़ी इजीली अवेलेबल है, इसलिए आप देखते हो कि वहाँ पे काफ़ी सारा इंडस्ट्रीज सेटअप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है या कॉस्ट ऑफ लेबर है उनको कम पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। प्लस उनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम रेट पे अवेलेबल है, जिस रेट पे हमारे यहाँ अवेलेबल है उससे अगर कंपेयर करोगे तो। क्योंकि गुजरात अपना इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करता है, तुम लोगों ने शायद सुना होगा ऐसा। सुना है? कोई बात नहीं, तो सुनो, मैंने बता दिया, गुजरात अपना इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करता है बेटा। हमारे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो उसका एक अलग से एक प्लांट लगा हुआ है, वहाँ से आता है। गुजरात खुद का इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करता है, इसलिए वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी रेट्स भी कम है और वहाँ पे कभी लाइट जाता भी नहीं है। हमारे यहाँ तो जाता रहता है। खैर, तो इस कारण गुजरात में जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है वो थोड़ा कम आ रहा है, राजस्थान में जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। राजस्थान का वेरिएबल कॉस्ट पड़ रहा है 50 रुपीज़ पर यूनिट। 50 रुपीज़ पर यूनिट है ये ना। तो जितना भी तुम्हारा सेल्स का यूनिट आएगा ना, तो उससे मल्टीप्लाई करके सोचना। ठीक है, ये यूनिट है। और गुजरात का आ रहा है 30 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमसे बोला जाता है कि बोले चलो बताओ कि भाई कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, राजस्थान में स्टैब्लिश करें या गुजरात में। तो क्या करना पड़ेगा हमको इसके लिए? तो इसके लिए हमको कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमको यहाँ पे इन डिफरेंस पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, इन डिफरेंस पॉइंट एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो इन डिफरेंस पॉइंट फाइंड करो। तो इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला, चेंज इन फिक्स कॉस्ट, हाँ चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट।
तो इसमें माइनस साइन को इग्नोर कर देना ना, फॉर्मूला माइनस माइनस को इग्नोर कर देना, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। तो 150 माइनस 100 दैट इज 50, और 50 माइनस 30 यानी 20। ठीक है, माइनस साइन को इग्नोर करना है, फिर बोल रहा हूँ। तो कितना आया, 2.5 लाख यूनिट्स। क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपको लैक्स में दिया हुआ था, इसलिए लैक्स में आ रहा है। तो इट इज 2.5 लैक्स यूनिट्स। ये क्या है कि सर ये वो उतनी यूनिट्स हैं जिसपे हमारा टोटल कॉस्ट जो है यहाँ पे क्या रहने वाला है, सेम। चेक कर सकते हैं आप इसको, यू कैन वेरीफाई इट। तो देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा, है ना। वेरिएबल कॉस्ट का वो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट से। तो राजस्थान का यदि आप निकालेंगे तो 50 इंटू 2.5 कितना आता है, 2.5 लाख। 50 इंटू 2.5 लाख कितना आया। हम्म, अबे एक काम कर, 50 इंटू 2.5 लाख करना बेटा, 2,50,000 पूरा कर। 125 लाख आया, 125 लाख आएगा बस। 2.5 लाख, 125 लाख। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। तो 125 लाख, इसको प्लस कर दो फिक्स कॉस्ट से 100 लाख, तो कितना आ गया, 2 लाख 225। क्या लिख रहा हूँ मैं ये, इतना ना, इतना 22,50,000 मतलब इतना आएगा, ठीक है। दिस इज ऑफ राजस्थान। गुजरात का निकालो, तो गुजरात का 1.5 लाख तो है ही, और 30 इंटू 25 लाख, तो 30 इंटू 2 25, 25 75 प्लस 150 करोगे तो अगेन यही आ जाएगा। तो देख लो, दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो बराबर ही आ रहा है। तो यस, दिस इज द इंडिफरेंट पॉइंट। तो अब सर इसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लें गरिमा जी, अब इसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लें, तो सुनो। अब यहाँ पे डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि अगर जो प्रोड्यूसर है वो 2.5 लाख यूनिट से 2.5 लाख यूनिट से कम प्रोड्यूस करना चाहता है, अगर मैं 2.5 लाख यूनिट से कम प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो मैं उस ऑप्शन के साथ जाऊंगा जहां पर वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। ये इनडिफरेंट पॉइंट एनालिसिस का थ्योरी है, ये मैं लिखवाऊंगा अभी आगे चल के, कि आपको जो डिसीजन लेने होते हैं वो कैसे लेके देखते हो, कि आपका जो इनडिफरेंट पॉइंट आया, अगर आप प्रोडक्शन उस इनडिफरेंट पॉइंट से कम करना चाह रहे हो, तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे जिसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, हाई। ठीक है, जिसका क्या है, जिसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है सर, हाई है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिसका वेरिएबल जिसका फिक्स कॉस्ट क्या है, कम है। ऐसा भी बोल सकते हैं, एक ही बात पड़ेगी। फिर अगर 2.5 लाख करनी है तो सर फिर तो कोई भी कर लो, ठीक है, एनी वन। फिर तो चूज करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आई विल बी इनडिफरेंट। एंड अगर 2.5 लाख से ज्यादा बेचना है तो कहां पे जाओगे, जहां का फिक्स कॉस्ट इज हाई, जहां का फिक्स कॉस्ट इज हाई। इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा। मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आता, राजस्थान। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, और नीचे वाले में गुजरात।
अब सुनना एक बात, ऐसा क्यों डिसाइड करते हैं? तो देखो, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना, अगर आपको पता हो, जितना ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उतना तुम्हारा पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, अगर आपको पर यूनिट फिक्स कॉस्ट अगर डिक्रीज करना है तो आप क्या करना चाहोगे, आप उसके लिए ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहोगे। भैया अगर मैंने किसी चीज पे बहुत सारा पैसा खर्च करा है तो मैं चाहूंगा ना उससे मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकूं। वेरिएबल कॉस्ट तो तभी इनकर होगा जब प्रोडक्शन करूंगा। तो इसीलिए जिधर मेरा जो प्रोडक्शन लेवल क्या है, हाई है, मेरे इंडिफरेंस पॉइंट से मैं उधर कौन सा वाले को चूज करूंगा, जिसका फिक्स कॉस्ट इज हाई। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरा फिक्स कॉस्ट जब पर यूनिट निकालूंगा ना, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जब निकालूंगा तो वो क्या आएगा, कम आएगा। और अगर मेरा इंडिफरेंस पॉइंट से मैं कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ तो उधर मैं हाई फिक्स कॉस्ट वाले को नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट विल बी वेरी मच हाई। वहां पे मैं किसको लेना चाहूंगा, वहां पे मैं लेना चाहूंगा उसको जिसका वेरिएबल कॉस्ट हाई हो, या अपन ऐसा बोले जिसका फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, कम। ठीक है, सीधी सी बात। अगर आप कम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो किसको चूज करो, जिसका फिक्स कॉस्ट कम है। ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो किसको चूज करो, जिसका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। सिंपल सी बात। ताकि हम जो पर यूनिट कॉस्ट जब निकालने बैठे हैं तो हम वो पर यूनिट कॉस्ट को क्या कर पाए, कवर कर पाए। सिंपल इज दैट। तुम चाहो तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तुम अभी जैसे इसको करके देखोगे ना, तुमने भी 2.5 लाख पे निकाला, दोनों की कॉस्ट क्या है, बराबर। एक काम करो, 2.5 लाख नहीं 2 लाख पे निकालो और फिर कंपेयर करो दोनों का कॉस्ट कितना आ रहा है। 2 लाख लो यूनिट्स और फिर कंपेयर करो दोनों का कॉस्ट कितना आ रहा है, तुमको अपना पता चल जाएगा। मुझे बताना वैल्यूज ताकि मैं लिख सकूं, बच्चों को बता सकूं। 20 लाख। और इसका कितना आ रहा है, कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, 21 लाख आएगा ना, 210 लाख कैसे आएगा। है? अच्छा 200 लैक्स। इसको मैं 20 लाख नहीं लिखता हूँ, तो मैं 20 लाख लिख रखा था बेटा। क्या आ रहा है, 200 लाख। और ये कितना आ रहा है, और ये कितना आ रहा है। हाँ, तो बताओ किसका कॉस्ट कम आ रहा है, राजस्थान वाले का। देख लिया, यही तो बात किया था अपन ने कि अगर 2.5 लाख से कम प्रोड्यूस करेंगे तो कौन सा जाना चाहिए, जिसका हाँ, आप देख लो क्योंकि इसका टोटल कॉस्ट निकाल लो, कम आ रहा है। ऐसे तुम अगर ज्यादा क्वांटिटी देख लोगे, 3 लाख देख लोगे, तो 3 लाख पे देख लो कितना कितना आता है दोनों कॉस्ट, उसमें कुछ ज्यादा कॉस्ट कम आ रहा होगा, देख लेना। हम्म। ये 250 और ये 240, तो देख लो गुजरात का कम आ रहा है एट यूनिट्स ग्रेटर देन आईडी, तो इसलिए हम वहाँ पे वो चूज करें। तो इस तरह से इन डिफरेंस पॉइंट एनालिसिस तुमको काम आता है इन ऑर्डर टू डिसाइड कि हमको कौन सा प्लांट लेआउट सेलेक्ट करना है। समझ रहे हो, ये इसका यूसेज है। आया बात समझ में, ये चीज। Yeah. अब ये तो बात रहा, तो ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली लिखवा देता हूँ नीचे। ठीक है, चलो ये तो क्वेश्चन हो गया। ये अब इंटरप्रिटेशन। अच्छा एक बार बताओ मुझे, अगर सुनना सुनना एक सेकेंड, मुझे एक बार बताओ, अगर इंस्टेड ऑफ 30 इधर ये 60 होता, फिर क्या करते, फिर क्या करते, क्या तब भी मुझे इनडिफरेंट पॉइंट एनालिसिस करना पड़ता क्या, क्या मुझे इनडिफरेंट पॉइंट एनालिसिस करना पड़ता क्या। तू बोल जल्दी बोल, तेरा बोल, इसने तो दे दिया आंसर, तू बोल जल्दी से। क्या, अगर ऐसा कुछ होता 150 150 60, क्या मुझे अभी भी राजस्थान गुजरात के बीच में इनडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस करना पड़ता क्या, नहीं करना पड़ता। क्यों? अरे सर साफ दिख रहा है दोनों में ये कम है तो इसको सेलेक्ट करते ना।
इन डिफरेंट पॉइंट एनालिसिस पढ़ने की जरूरत हमको तब पड़ती है जब किसी एक का फिक्स्ड और किसी एक का वेरिएबल क्या हो, हाई हो। अगर दोनों का ही फिक्स्ड और वेरिएबल हाई है, दोनों का मतलब किसी एक का फिक्स और वेरिएबल, उसी का वेरिएबल और उसी का फिक्स हाई है, तो फिर तो मुझे चूज करने की जरूरत ही क्या, जो कम है उसके साथ जाऊंगा ना। तो इन डिफरेंट पॉइंट एनालिसिस हमको तभी करना पड़ता है कि एक का तो फिक्स हाई दे रखा है और एक का वेरिएबल हाई दे रखा है, अब चूज करो। वो भी कराऊंगा ना, 3 वाला भी करा रहा हूँ, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, करा रहा हूँ 3 वाला। अभी खत्म थोड़ा ना किया है, अभी तो लिखवा रहा हूँ मैं सिर्फ। अभी तो जो एक केस और आ सकता है वो पूछा मैं तो आप समझ में आया बात कि इंडिफरेंस क्यों करना पड़ा ना, क्योंकि सर एक का तो वेरिएबल हाई है, एक का फिक्स हाई है, तो मुझे डिसाइड नहीं समझ ही नहीं पा रहा किसके साथ जाऊं, या फिक्स कॉस्ट हाई लेके चलूं या वेरिएबल कॉस्ट हाई लेके चलूं, या वेरिएबल कॉस्ट कम वाले के साथ जाऊं या फिक्स कॉस्ट कम वाले के साथ जाऊं। तो वो चीज डिसाइड करने के लिए हम ये इंडिफरेंट पॉइंट एनालिसिस कर ले कि भाई तुम यूनिट सेलेक्ट कर लो, तुमको इतना यूनिट्स करना है तो कोई भी चूज कर लो, इंडिफरेंट वाला अगर करना है तो। इंडिफरेंस से कम करना है तो वेरिएबल कॉस्ट जहां कम है वहां जाओ, वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं, जहां फिक्स कॉस्ट कम है वहां जाओ, और जहां पे अगर ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो जहां फिक्स कॉस्ट हाई हो वहां जाओ, ये तुमको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ऐसा। चलो इंटरप्रिटेशन लिखते हैं एक बार इसका। तो इंटरप्रिटेशन में कुछ नहीं लिखना, अगर क्वांटिटी जो आई इफ इट इज इक्वल्स टू द इंडिफरेंस पॉइंट, तो एनी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते। बट इफ क्वांटिटी जो आया इट इज ग्रेटर देन द इंडिफरेंस पॉइंट, इट इज ग्रेटर देन द इंडिफरेंस पॉइंट, तो हाई फिक्स्ड कॉस्ट के साथ जाने का, एंड इफ इट इज लेस देन द इंडिफरेंस पॉइंट तो लो फिक्स कॉस्ट के साथ जाने का। ये कब कर रहे हैं, 2 केस में। सर अगर 3 दिया हो तो क्या करें, तो 3 दिया हो तो देखो, कुछ नहीं करना, उधर 3 के केस में तुमको 3 अलग अलग निकालने पड़ेंगे। 3 वाला क्वेश्चन करा देता हूँ तो तुमको उस क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आ जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब चलो इसको क्वेश्चन से देखते हैं क्या करना पड़ेगा। 3 ऑप्शंस हैं, हिमाचल, तमिलनाडु और गुजरात। ये इनका फिक्स कॉस्ट, ये इनका वेरिएबल कॉस्ट, सबका वेरिएबल कॉस्ट सबका फिक्स कॉस्ट अलग अलग दिया जाएगा आपको। इट इज 100 लाख, इट इज 150 लाख, इट इज 250 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट देगा 50, 30, 10।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करो सबका। जैसे किस किस के बीच में मैंने लिखवाया आपको, ए और बी और सी, और ए और सी के बीच में सबका पहले आप इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर लो। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो पहले इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करो फर्स्ट एंड सेकंड का। तो 150 माइनस 100 दैट इज 50, और ये तो वही आएगा 2.5 लैक्स। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंस पॉइंट निकालो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। तो 100/20 यानी कि 5 लैक्स। इसी तरह से डिफरेंस पॉइंट निकालो फर्स्ट एंड थर्ड के बीच का। 150 माइनस 40, 150 माइनस 40 3, हाँ 3.75 लैक्स। ठीक है। अब कंपैरिजन करें। कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले इसके लिए। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस नंबर लाइन को हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस नंबर लाइन को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। किसके असेंडिंग ऑर्डर में? कि जो हमारे इंडिफरेंस पॉइंट आए ना कॉम्बिनेशंस के, उनको हम इसमें लिखते चलेंगे। जैसे समझो, पहला मतलब सबसे कम किसका आ रहा है? 2.5। कौन से ऑप्शन से आ रहा है? 1 और 2। तो मार्क कर दो 1 और 2 पे इट इज 2.5 लैख। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन कौन है? 3.75, 3.75 लैक्स है। हाँ, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा वहाँ पे मेरे पास। 3.75 लैक्स बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। एंड फिर लास्ट कौन है? 5 लैख बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके मैंने गलत लिख दिया। 3.75 है फर्स्ट एंड थर्ड का, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है। और ये है सेकंड एंड थर्ड का। फाइन। तो इसमें एक ट्रिक ध्यान रखना है तुमको। हेलो। हाँ। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है तुमको, कि जो सबसे पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है टिल 2.5 लाख तक का, उसमें आपको लेना है, उसमें आपको लेना है विद लो फिक्स्ड कॉस्ट। किसको लेना है? विच हैव लीस्ट फिक्स्ड कॉस्ट। और जो सबसे लास्ट में दे रखा है ना, उसमें तुम लोगे हाईएस्ट फिक्स्ड कॉस्ट। उसमें तुम लोगे हाईएस्ट फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि 2.5 लाख से, हाँ एग्जैक्टली, या 2.5 लाख से कम प्रोडक्शन करना है, तो जिसकी फिक्स कॉस्ट सबसे कम है, तो किसकी फिक्स कॉस्ट कब सबसे कम है? हिमाचल। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हिमाचल। ये अपन लिख लेंगे अभी, है ना। अगर 2.5 लाख करना है तो, अगर 2.5 लाख करना है तो फर्स्ट और सेकंड में कोई भी, यानी हिमाचल और तमिलनाडु में कोई भी। यही हुआ ना। 2.5 लाख पे तो फिर इंडिफरेंस था ना दोनों का, तो हिमाचल और तमिलनाडु में से कोई भी कर सकता हूँ ना। भाई इंडिफरेंस पॉइंट तो दो का कॉम्बिनेशन था, भूल क्यों रहे हो? वहां तो दोनों दोनों में से आप इंडिफरेंस रहोगे ना। तो ऐसा लिख दो, चलो साइड में लिख दो। ऐसा कैसा? कि अगर यूनिट्स कितना है, इट इज लेस देन 2.5 लाख, तो किसके साथ जा रहे हैं? हिमाचल के साथ। यहाँ लिख लो। और लीज कॉस्ट वाली बात तो वहां लिखी ली आपने वैसे ही, है ना। अगर इट इज इक्वल टू 2.5 लाख, तो हिमाचल और तमिलनाडु में से कोई एक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये बीच में जो आ रहा है ना 3.75 लाख, इसको भाव मत देना, सीधे पहले 5 वाले पे आ जाओ वाली।
क्योंकि देखो 3.75 को भाव क्यों नहीं देना, अगर 2.5 लाख से ज्यादा परंतु 5 लाख से कम, 3.75 को इंक्लूड नहीं करने का, बीच बीच वाले को छोड़ दो हमेशा। क्या चीज, 2.5 लाख से ज्यादा परंतु 5 से कम, कैसा बनेगा साइन 5 से कम के लिए? इसको अगर एक साथ एक इक्वेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, रुको। कोई वैल्यू है विच इज मोर देन 2.5 लाख, मोर, मोर देन 2.5 लाख, यस, और कॉमा ला के लिख देता हूँ मैं तो, एंड इट शुड बी लेस देन 5 लाख। तो मोर देन 2.5 लाख एंड लेस देन 5 लाख, तो इसमें ये पूरा एरिया कवर हो गया, इसलिए 3.75 को लेने का जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो, मोर देन 2.5 लाख मतलब इसके बाद का, एंड लेस देन 5 लाख मतलब इससे पहले का, तो ये बीच वाला एरिया पूरा कवर हो गया ना 3.5 वाला, ये 3.75 वाला तुम बोल रहे हैं। तो अब इसमें किसको लेना चाहिए, हिमाचल, उसको हटा करके यहाँ पे सीधी सी बात है, उसको लेंगे, उसको लेंगे जिसका फिक्स कॉस्ट ऐसा मिडिल में होगा, जिसका फिक्स कॉस्ट ऐसा मिडिल में होगा, मतलब ना तो हाईएस्ट ना लोएस्ट, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट आप अलॉट कर चुके हो, तो इन बिटवीन देम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका हाईएस्ट और लोएस्ट, सॉरी, फिक्स कॉस्ट क्या हो, मिडिल में हो। तो यहाँ पे 2.5 से लेके 5 लाख तक की यूनिट्स के लिए किसको सेलेक्ट करोगे, तमिलनाडु को, ऑब्वियस। और 5 लाख के लिए, 5 लाख के लिए, नहीं 5 लाख के लिए सेकंड और थर्ड में लेंगे ना, 5 लाख पे तो बेटा इंडिफरेंस पॉइंट है ना, तमिलनाडु गुजरात होगा ना बेटा, कैसी बातें कर रही तू। और अगर ग्रेटर देन 5 लाख हुआ तो उसमें केवल और केवल गुजरात, ऐसा चीज। तो इस तरह से तुमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। समझ गए, ये 3 वाला केस जो तुम पूछ रहे हो, हाँ 3.75 हुआ तो फिर दोनों को लेना, 1 और 3, हिमाचल और गुजरात को। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो ये तुमको क्वेश्चन बनता है, इसमें तुमसे पूछेगा कि बताओ कि कौन सा प्लांट इज मोर एफिशिएंट, है ना, विच प्लांट इज मोर एफिशिएंट, तो तुमको अपना क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आंसर कर देना है। एक सेकेंड, हेलो। हम्म, हम्म, क्यों, थोड़ी देर के लिए, हाँ इधर बैठ जाओ ना, ये कैसा बात हुआ, क्या तुम ये देख रही हो, इनसे पता है क्या होता है, यू आर सो इंटेलिजेंट ना, फिर भी तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ रही है एसी बंद करने के लिए। कोई बात नहीं, एक 3 का क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर निकाल के दो, ठीक है, 2 वाला तो तुम लोग कर ही लोगे।
इसका आप मुझे अलग अलग कैपेसिटी निकाल के दें, अलग अलग क्वांटिटीज का निकाल के दें। इसका एक तो इनडिफरेंट पॉइंट एनालिसिस, सुनो क्वेश्चन कैसा आएगा वो तो सुन लो। इसका इनडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस करके दो पहला तो, और दूसरा मेरे को क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बता कर दो विच प्लांट साइज विल बी मोर एफिशिएंट। ठीक है, करो इसको।
हेलो। अरे मेरा माइक बंद था, सॉरी। कुछ नहीं, हम लोगों ने कर लिया था सॉल्व। आप लोगों ने भी इसी तरह इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लिया होगा। एंड जो लोएस्ट फिक्स कॉस्ट, हाईएस्ट फिक्स कॉस्ट, जिसका मिडिल फिक्स कॉस्ट, तो सूरत, वाइजैक, नोएडा, और उसके बेसिस पे आप लोग अपना आंसर लिख देंगे। 1.66 से कम पे सूरत, 1.6 पे सूरत, और जो भी आपका बैठ रहा है वो सब आप देख लेना। और खत्म, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बस वैल्यूज आ गई आपके सामने, आप रख देंगे। तो ये तुम लोग का इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस खत्म हुआ। दिस वाज इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस खत्म। ठीक है। अभी अपन दूसरा चीज स्टार्ट कर रहे हैं इसी के साथ में, जो तुम्हारा कैपेसिटी प्लानिंग का पार्ट होता है। एंड दूसरा चीज है अब तुम्हारा बॉटल नेक ऑपरेशंस। बॉटल नेक, इसको नहीं, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। इंडिफरेंस पॉइंट भी नहीं मिला था तुमको तो, ले, कोई बात नहीं। मैं कहाँ से ढूंढ के दूँ देता हूँ बाद में, पढ़ा लूँ पहले। ठीक है, चलो। बॉटल नेक ऑपरेशंस, ये बॉटल नेक क्या होता है मैं बताना, कैपेसिटी प्लानिंग का पार्ट है। कैपेसिटी प्लानिंग का तो पार्ट है ये। चलो कोई बात नहीं, मैं ढूंढ दूंगा क्लास के बाद। बॉटल नेक ऑपरेशंस क्या होता है? बॉटल नेक पता है तुमको? ये तुम्हारी बॉटल है, तो बॉटल नेक क्या हुआ इसमें? है नेक टू नेक नेक टू नेक कंपटीशन, नहीं नहीं इसकी तनीषा की बॉटल अच्छी नहीं है, हट। पेप्सी की बोतल देखी है? नहीं, ये भी अच्छी नहीं है। पेप्सी की बोतल देखी है? उससे भी अच्छा वो मिल्क वाली बोतल देखी है कभी? जैसे देखो ये होता ना, बढ़िया सा बोतल बनाता हूँ मैं, रुको। बेटा बना रहा हूँ। बस चीज है ये। मैं ना इक्लिप्स बनाने की कोशिश कर रहा था। सिलेंडर आ, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे घरों में ऐसी बोतलें नहीं होती क्या? तुम्हारा अजीब बातें कर लो बस। तो वही तो बोतल बना रहा हूँ मैं। ये बोतल नहीं होती ऐसी घरों में। और यहाँ पे फिर ऐसा, हम्म, इतना बढ़िया बोतल बनाया मैंने यार। नाइस। बट परफेक्ट। सो दिस इज बॉटल, एंड दिस इज कॉल्ड बॉटल नेक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉटल नेक। अब ये है क्या, सुनो। तुमको देखते से पता चल रहा होगा। नहीं, आप बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना क्या, बता रहा हूँ। अभी समझ बेटा। अभी ये बॉटल के अंदर कितना सारा क्वांटिटी फिल्ड है? बहुत सारा। पर इस बॉटल में से कितना क्वांटिटी बाहर आएगा? जितना इधर वॉल्यूम इसका होल्ड करने का कैपेसिटी होगा। समझ रहे? मतलब पूरा बॉटल का कैपेसिटी हो सकता है 1 लीटर, पर क्या एक बार में यहाँ से जो आउटफ्लो होगा वो 1 लीटर का हो जाएगा क्या? नहीं। क्या पता यहाँ से जो आउटफ्लो हो रहा हो वो एक बार में हो रहा हो कितना? इट इज ओनली 100 मिलीलीटर या 50 मिलीलीटर। विच मीन्स एंटायर प्लांट, मतलब बेसिकली ये बॉटल नेक इज व्हाट, कि जब अपन पूरे एक प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, तो उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है, उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारी अलग 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 एक्टिविटीज हैं। ठीक है, पर एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी कैपेसिटी क्या है, बाकी के प्लांट से सबसे कम। जैसे भाई ये पूरा बॉटल, तो इसका कैपेसिटी सबसे ज्यादा है,
पर ये वाला जो पार्ट है इसका कैपेसिटी सबसे कम, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, बॉटल नेक। कि ये क्या कर रहा है, पूरी बॉटल का जो फ्लो है उस फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, उस फ्लो को रेगुलेट कर रहा है। समझ रहे, टूथपेस्ट देखा है ना, टूथपेस्ट पूरा ऐसा बड़ा सा, पर जब आप उसको ऐसा प्रेस करते तो बाहर से सिर्फ छोटा सा निकल के आता। क्यों, क्योंकि वो जो बॉटल नेक है उसका, वो उसकी सप्लाई को, उसके फ्लो को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कम नहीं है, ऐसा मत बोलो कम कर रहा है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो बॉटल नेक ऑपरेशन भी उसी तरह है कि पूरा प्रोडक्शन का पूरा प्रोसीजर अपन ने सेट करा है, जिसमें अलग 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 एक्टिविटीज है, बट उसमें कोई एक एक्टिविटी इस तरह से होगी जो बाकी के सप्लाई को, बाकी के प्रोडक्शन फ्लो को क्या कर रही होगी, कंट्रोल कर रही होगी, रेगुलेट कर रही होगी, या रिड्यूस कर रही होगी, जैसा आपने बोला। तो ऐसे ऑपरेशंस, इससे क्या होगा, तो जो टोटल क्वांटिटी बाहर आएगी वो कितनी आएगी, बताओ, टोटल जो क्वांटिटी बाहर कितनी आएगी, जितना इसके अंदर, जितना इसका होल्ड करना है कैपेसिटी उतना, या जिसका इतना, जितना इसका कैपेसिटी टू ऐसा फर्दर फ्लो, बॉटल नेक का जितना कैपेसिटी होगा ना उतना ही क्वांटिटी बाहर प्रोड्यूस होकर आएगा। समझ रहे, बॉटल नेक का जितना कैपेसिटी है ना उतना ही क्वांटिटी बाहर प्रोड्यूस होकर के आएगा। तो अल्टीमेटली ये मेरे प्रोडक्शन को, ये मेरे आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है ना, ये मेरे आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है। तो पहले तो ये पता लगाओ कि भाई इसका कैपेसिटी कितना है, फिर क्या इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जिससे हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकें, या इसी के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हमारे प्रोडक्शन एफिशिएंसी कितनी है। तो ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमको ये बॉटल नेक ऑपरेशंस का जरूरत पड़ता है। कि एक प्रोडक्शन प्रोसीजर में बहुत सारा अलग 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 एक्टिविटीज होता है, बट कोई ऐसा एक्टिविटी जो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस की सप्लाई को क्या करके दे रहा है, यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, उसको बहुत हार्डली कंट्रोल कर रहा है, उसकी सप्लाई को लिमिट कर दे रहा है। तो क्या अपन फर्दर इन्वेस्टमेंट करके उसकी लिमिट को बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते, या वो जितना क्वांटिटी फर्दर आगे प्रोड्यूस करके दे रहा है क्या वो फुल एफिशिएंसी पे है, नहीं है, ये चीज चेक करना तुम्हारा इसका पार्ट होता है। एंड ये किसका पार्ट है, कैपेसिटी प्लानिंग का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी डिटरमाइन हो रही है, क्या हो रही है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी डिटरमाइन, तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर कैपेसिटी प्लानिंग ओनली। आया बात समझ में, जैसे समझो फॉर इंस्टेंस इसमें आगे और बनाता हूँ। कि ये मान लो ये पूरा बॉटल क्या है, ये एक प्रोडक्शन प्रोसीजर है, ये मान लो ये पूरा बॉटल क्या था, ये प्रोडक्शन प्रोसीजर था। तो इसमें मैंने क्या डाला, इसमें मैंने इंसर्ट किया इनपुट, एज दिस इज माय प्रोडक्शन प्रोसीजर। मैंने जो इनपुट डाला, तो उस प्रोडक्शन प्रोसीजर में हमारे पास अलग अलग क्या है, डिपार्टमेंट है या एक्टिविटीज हैं, डिपार्टमेंट लेके चल रहा हूँ मैं। तो ये सबसे पहले डिपार्टमेंट आया, तो मालूम पड़ा ये डिपार्टमेंट का कैपेसिटी कितना है, 100 यूनिट्स है। ये डिपार्टमेंट अपने पास से कितना यूनिट्स आगे प्रोसेस करके देता है, 100 यूनिट्स। तो जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सामान गया, तो दूसरा डिपार्टमेंट कौन था, बॉटल नेक वाला था। तो इसको मैं नाम देता हूँ डिपार्टमेंट बी, इसको मैं नाम देता हूँ डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट बी की जब कैपेसिटी की बात आई तो पता चला ये सिर्फ 20 यूनिट्स ही क्या कर पाता है, प्रोसेस कर पाता है एट अ टाइम, और उसके बाद जो क्वांटिटी निकल के आती है दैट इज आर आउटपुट, उसके बाद जो क्वांटिटी निकल के आती है दैट इज आर आउटपुट। सो बॉटलनेक ऑपरेशन के थ्रू हम यहाँ पे एक ऐसे डिपार्टमेंट को, एक ऐसी एक्टिविटी को जो आपने बोला फाइंड आउट कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्शन के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, लिमिट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, तुमने मुझे, जैसे तुम्हारी तरफ से इनपुट आया, बोले सर हमको इतना सारा 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 चीज करा दो, पर मेरी तरफ से जो आउटपुट आ रहा है वो तो क्या आ रहा है, एक एक दिन में एक एक टॉपिक, एक एक दिन में आधा आधा टॉपिक। तुमने कहा सर 3 घंटे का क्लास ले लो, योर इनपुट इज 3 घंटे का क्लास, मेरी तरफ से आउटपुट निकल गया 1 घंटे का क्लास।
1.25 घंटे का क्लास, 1 घंटे 20 मिनट का क्लास। तो मैं कौन हो गया यहाँ पे? बॉटल नेक हो गया। तो जितना भी आउटपुट डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉटल नेक पे। हाँ, मेरे पे। ऐसा चीज। हाँ, अब बोल, तो क्या बोल रही थी? हाँ, कार बन रही थी, हाँ, फिर क्या? हाँ 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 हाँ। मान लो पेंट वाले प्रोसीजर में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे मान लो 4 अलग अलग आपने एक्टिविटी बोला, तो हर एक का जो आ रहा था कि भाई 1 घंटे में 10 यूनिट, एक का आ रहा था 1 घंटे में 15 यूनिट, एक का आता है 1 घंटे में 40 यूनिट। पेंट वाले में जब गए तो मालूम पड़ा उधर 1 घंटे में 5 यूनिट्स प्रोड्यूस हो पा रही हैं, मतलब 5 ही कार निकल के जा पा रही हैं। तो वो 5 घंटे, 1 घंटे में 5 यूनिट्स करने वाला प्रोसीजर या एक्टिविटी या डिपार्टमेंट क्या कहलाएगा? आपका बॉटल नेक डिपार्टमेंट। तो आगे की जो एक्टिविटी आएगी, हाँ, तो वो कितनी आएगी? वो 5 के अकॉर्डिंग होगी। तो जो फाइनल जो कार बनेगी 1 घंटे में, वो तो 5 के अकॉर्डिंग बनेगी ना। आया बात समझ में? एक सेकेंड। हेलो। हेलो। हाँ जी। वो चालू हुआ ये। हाँ। तो ये जो आउटपुट रहेगा, इट विल डिपेंड अपॉन दी बॉटल नेक। तो हमको हमारा यदि कोई भी कैपेसिटी डिसाइड करना है या प्रोडक्शन एफिशिएंसी फाइंड करना है, तो उन सारे डिसीजंस के लिए तुमको कौन काम आएगा? इधर बॉटल नेक काम आएगा। आया चीज समझ में? ऐसा चीज है। चलो लिखते हैं इसके रिगार्ड्स में कुछ कुछ चीजें। तो अच्छा, इसमें एक चीज और रहता है कि जो मैं तुमसे पूछा ना, एक डिसीजन तुमसे ये पूछता है कि क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए कि जिससे हम इस बॉटल नेक की कैपेसिटी बढ़ा सकें। तो वो चीज़ भी आप इसी के थ्रू चेक करते हो कि क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट हमको चेक मतलब करना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर पाएँ, हमारे मैक्सिमम कैपेसिटी को बढ़ा पाएँ या नहीं बढ़ा पाएँ। तो वो भी आप जो चेक करते हो बॉटल नेक के थ्रू करते हो। ठीक है, तो 2-3 तरह के सवाल पूछेगा इसमें तुमसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। और 2-3 तरह के जो भी सवाल रहेंगे वो अपन अभी कर लेंगे। चलो तो एक करके लिखते हैं। तो व्हेन अ डिपार्टमेंट इज अ बॉटल नेक, कोई डिपार्टमेंट बॉटल नेक कब है? तो इसमें हमारा आंसर है पहला, कि भाई जब उसका जो आर प्रोडक्टिविटी वो कम हो, आर्स अवेलेबल इज लेस। क्या पता वो डिपार्टमेंट बहुत कम टाइम के लिए खुलता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा दूसरा हो सकता है कि टाइम पर यूनिट इज हायर, कि एक यूनिट बनाने में उस पे क्या लग रहा है? ज्यादा समय लग रहा है। तो दिस कैन बी द रीजन एज वेल। वर्कर कम, वर्कर तो वर्कर से कोई मतलब नहीं पड़ेगा डिपार्टमेंट पे तो। तो अगर वर्कर का बात है तो अल्टीमेटली वो तो डिपेंड उस पर करेगा ना, टाइम पर यूनिट इज हायर। कम वर्कर काम कर रहे हैं, ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो टाइम वाले चीज में आ गया ना, कॉन्सिक्वेंस में आ गया ना। तुम कहो कि सर उसका रॉ मटेरियल आने में ज्यादा समय लगता है, तो भी वो टाइम वाले चीज में आ जाएगा ना। ऐसा चीज। ठीक है, अब सुनो। 12। ओके। तो एक फिर निकल के आता है इसमें, सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम कैपेसिटी। तो सिस्टम कैपेसिटी यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू दी आउटपुट ऑफ बॉटलनेक। तो तुम ये ध्यान रखना, अगर किसी डिपार्टमेंट को तुमने बॉटलनेक बताया है तो उसका जितना कैपेसिटी होगा, दैट विल बी द टोटल आउटपुट, दैट विल बी द टोटल आउटपुट ऑफ द सिस्टम। वही तुम्हारा सिस्टम कैपेसिटी बन जाएगा। अगर तुमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, सिस्टम कैपेसिटी मांगा गया है, तो तुम्हारा बॉटल नेक का जितना आउटपुट है
जैसे समझो इधर मैं लिखा था बॉटल नेक इज 20, डिपार्टमेंट बी, तो योर सिस्टम कैपेसिटी कितना है 20, इससे ज़्यादा तुम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, ये दिस इज योर सिस्टम कैपेसिटी, ऐसा चीज। फिर एक तुमसे पूछ सकता है सिस्टम एफिशिएंसी, एक तुमसे पूछ सकता है सिस्टम एफिशिएंसी। तो सिस्टम एफिशिएंसी यदि पूछ लिया तो कुछ नहीं करने का, तुम्हारे हर डिपार्टमेंट, तुम्हारा तुम्हारा जो एक्चुअल आउटपुट आया ना, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, मतलब सभी डिपार्टमेंट्स के होने का जो फाइनल आउटपुट जो आया, उसको तुम डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो? तुम्हारी सिस्टम कैपेसिटी से। सिस्टम कैपेसिटी कौन होगा? अरे बॉटल नेक वाला क्वांटिटी। तो तुमको तुम्हारे सिस्टम की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। और सर कोई तरीका है जिससे हम ये बॉटल नेक को हटा पाएं? तो हाउ टू रिमूव बॉटल नेक? तो यस, देयर इज अ वे। क्या? इन्वेस्टमेंट, है ना? तो इंक्रीज द कैपेसिटी, बाय मेकिंग, बाय मेकिंग मोर इन्वेस्टमेंट। एक तरीका तो ये हो गया, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो जिससे आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सको। और नहीं तो सुनो, तुम ज्यादा टाइम लगा रहे हो ना उस काम को करने में, तुम्हारे पास लोड ज्यादा है ना, बाकी डिपार्टमेंट तो फ्री बैठ गए, काम कहाँ अटका हुआ है, तो तुम अपना लोड उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या? जैसे समझो मेरे पास कोई काम ज्यादा आ गया, तो जैसे मेरे को तुम लोगों ने कहा सर टेस्ट लेना है, मेरे पास चार चार अलग अलग क्लासेस की टेस्ट कॉपीज जमा हो गई, बाकी फैकल्टीज फ्री बैठी हैं, तो क्या मैं ये काम किसी और को नहीं बोल सकता, बोले यार प्लीज ये टेस्ट कॉपी आप जरा चेक कर दो, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर देता हूँ? तो क्या मेरा काम वहाँ पे कम टाइम में हो जाएगा फिर? क्यों नहीं है सही? तो कार वाले एग्जाम्पल में ही देख लो, ये जो पेंट करने वाला काम अभी डिपार्टमेंट में चल रहा था, बाकी डिपार्टमेंट फ्री है, तो उधर मैं एक्स्ट्रा मशीन लगवा के पेंटिंग वाला, या पेंटिंग, नहीं सेम, तो सेम डिपार्टमेंट अगर खोलूंगा तो वो तो इन्वेस्टमेंट कर दिया ना। एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ टूल्स प्रोवाइड करके उनसे काम करवा रहा हूँ। एग्जिस्ट, क्योंकि वो तो उनका तो काम हो गया ना, तो एग्जिस्टिंग जो डिपार्टमेंट है उनको कुछ टूल्स प्रोवाइड करके उनसे अपना काम करवा ले रहा हूँ। तो दैट कैन बी डन, तो उससे भी तुम अपना बॉटल नेक को ये जो है कम कर सकते हो, या बॉटल नेक की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो बाय शेयरिंग दी वर्कलोड। तो लिखो शेयर दी वर्क विथ नॉन बॉटल नेक, यानी बाकी के जो एक्टिविटीज हैं जो बॉटल नेक नहीं थे, उनके साथ अपना काम शेयर कर लो यार। हाँ, उनको क्यों करेंगे, वो तो ऑलरेडी दे आर इन वेटिंग ना, तो पीछे जो फ्री बैठी हैं अब, क्योंकि ये तो और प्रोड्यूस करते हैं कि, तो उससे क्या मतलब है, मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा, आगे तो जा ही नहीं रहा ना। तो इनसे क्यों ऐसा एक्स्ट्रा काम, मतलब और क्यों प्रोडक्शन करवाना है, उससे तो मेरे ऊपर लोड बढ़ेगा ना, तो मैं अपना लोड इनको ट्रांसफर कर देता हूँ ना। आगे वालों को तो कैसे वैसे ही नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से जो भी अब क्वांटिटी जाएगी वो तो आगे जानी है उनके पास, वो तो वैसे ही उसको प्रोसेस करेंगे ही ना। ये चीज कह रहे हैं अपन। तो ये काम किया जा सकता है इन ऑर्डर टू रिमूव दी बॉटल नेक, या तो वो काम शेयर कर दो विद नॉन बॉटल नेक डिपार्टमेंट, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। और क्या क्या चीज कैलकुलेट करने को बोलेगा? सिस्टम एफिशिएंसी, सिस्टम कैपेसिटी फाइंड करने को बोलेगा, और बॉटल नेक पूछेगा। तो जो डिपार्टमेंट सबसे कम है, जो ऐसा बिल्कुल ही ऐसा वो होता है ना लीड आदमी, छोड़ो, तो वो यहाँ पे बॉटल नेक रहेगा। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आए, तो जो एग्जाम का क्वेश्चन है वही मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे रख देता हूँ। ये एग्जाम में क्वेश्चन है तुम्हारा December 20 के अंदर, ठीक है? तो क्वेश्चन मैं एज इट इज रख रहा हूँ, करते चलो सॉल्व। अ फर्म हैज 4 वर्कर्स, 4 वर्क सेंटर्स, A, B, C and D in series with
इंडिविजुअल कैपेसिटीज इन यूनिट्स पर डे। ठीक है, और वो कैसे दिया हुआ है आपको? वो ऐसे दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, वो ये इनपुट हो गया तुम्हारा, ये सबसे पहले जाएगा डिपार्टमेंट ए के अंदर, ए से जाएगा आपका डिपार्टमेंट बी के अंदर, वाह, फिर बी से जाएगा सी के अंदर, सी से जाएगा डी में, और डी के बाद क्या मिलेगा? एक्चुअल आउटपुट। यस। तो ए का कैपेसिटी अलग रहेगा, बी का अलग, सी का अलग और डी का अलग। एक्चुअल आउटपुट तो क्वांटिटी बाद में जो मिली वो मिली, एक्चुअल आउटपुट की क्वांटिटी को मत देखना, वो तो बाद में प्रोडक्शन होकर आया है। ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 260 यूनिट्स, ए का कैपेसिटी दे रखा है 400, बी का दे रखा है 310, सी का दे रखा है 370 और डी को दे रखा है 340। तो क्वेश्चन तुमसे पूछता है सबसे पहला, आइडेंटिफाई द बॉटलनेक सेंटर। तो बता दो फटाफट, विच इज द बॉटलनेक सेंटर? तो सर बी इज द बॉटलनेक सेंटर एज क्या रीजन? कि सर इट हैज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ 310 यूनिट्स अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो वो लिखने का तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम क्या लिखते हो, कितना अच्छा इंग्लिश तुमको आता है ना। तो बी हैज द मिनिमम कैपेसिटी अमंग ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स, तो बी इज द बॉटलनेक सेंटर। खत्म। दूसरा पूछता तुमसे कि व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है? तो तुमको बताया गया था, तुमको बताया गया था जो बॉटलनेक की कैपेसिटी होगी वही तुम्हारे सिस्टम की कैपेसिटी है। तो बॉटलनेक की कैपेसिटी 310 है, तो सिस्टम कैपेसिटी भी कितना हो गया? 310। क्यों? क्योंकि एक बार में बी की तरफ से तो 310 ही जा पाएगा, भले डी 340 करता हो, सी 370 करता हो, पर जब मैं भेजूंगा ही 310, तो तुमको भी कितने पे काम करना पड़ेगा? 310 पे काम करना पड़ेगा। तो सिंस द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बॉटलनेक सेंटर इज 310, तो द सिस्टम कैपेसिटी इज 310। और फिर तुमसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी, व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी। तो सिस्टम एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला बताया तुमको, क्या फॉर्मूला बताया? एक्चुअल आउटपुट को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे? यस, एक्चुअल आउटपुट को डिवाइड कर दो सिस्टम कैपेसिटी से। तो एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा 260 है, सिस्टम कैपेसिटी तुम्हारा 310 है, तो तुम वर्क कर रहे हो किस एफिशिएंसी पे? ये दिस इज योर सिस्टम एफिशिएंसी। तो इट कैन बी इम्प्रूव्ड। ये नहीं पूछा कि इट कैन बी इम्प्रूव्ड, ये तो मैं खुद अपनी तरफ से बोला। तुमसे क्वेश्चन बस इतना सही पूछा था, तुमसे क्वेश्चन बस इतना सही पूछा था, मैंने नहीं करा है, तुमने करा। 310 से डिवाइड क्या है? कि तुम करो, वापस कर लो डिवाइड। अरे गलत गलत क्यों बताते हो यार, मैं ऑनलाइन वाले बच्चे क्या सोचेंगे? कितना आ रहा है? 80 83.87%। पूरा लिख दूंगा ना, क्या दिक्कत है? अपन को आगे थोड़ा ना कैलकुलेशन को यूज में लेना कहीं। तो दिस इज आवर सिस्टम एफिशिएंसी। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था देखो। बस एक ही टॉपिक तुमको छुपा हुआ रहता है, उसमें दिखता नहीं है, इसे तुमको ऐसा अलग से कराया है ये। चलो दूसरा, रुक गया। तुमको पता है बॉटल नेक भले ही सच मत करना, तू अगर इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न देखेगी ना ये डिपार्टमेंट वाला, तो शायद तेरे को मिल जाएगा तनीषा। उधर हाँ, हाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है। अब बाकी अंदर क्या लिखा वो सब नहीं दिख रहा मेरे को, डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम के बेसिस पे कैसे। हाँ, ठीक है देखते हैं। चलो ये वाला करो।
सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन जिसमें ए का कैपेसिटी दे रखा 450, बी का दे रखा 420, सी का दे रखा 360 और डी का दे रखा 390 और एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है 310। तो जल्दी जल्दी बताओ व्हाट इज द बॉटलनेक सेंटर। ओके, सी इज द बॉटलनेक सेंटर। व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी? 360 is the system capacity. What is the system efficiency? तो system efficiency is 310 divided by 360. It is 86%. खत्म। So simple it is. बस यही है? हाँ बस यही है बेटा, इस तरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। अरे तो तू सिर्फ ये लिख लेना ऊपर वाला, फोटो खींच ले इसकी। पूरा क्वेश्चन है तो सही, यहाँ पे फोटो खींच ले इसकी। एक और क्वेश्चन। अ प्रोसेस इज डिजाइंड, ये अलग है थोड़ा उससे ना, टू हैंडल, ध्यान देना ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, टू हैंडल 100 यूनिट्स पर डे रॉ मटेरियल, ए प्रोसेस, बी प्रोसेस, गंदा सा बन गया, सी प्रोसेस, देन आउटपुट। ठीक। ओके, ए का दिया है कैपेसिटी यहाँ पे 15 यूनिट्स पर आवर, बी का दिया है 10 यूनिट्स पर आवर और सी का दिया है 12 यूनिट्स पर आवर। ठीक है। आ, तुमको पूछा गया इन 8 hours a day what number of units can be produced। मैंने आउटपुट नहीं दिया है, ये तुमको बताना है कितना हो सकता है। एंड विच ऑपरेशन इज बॉटलनेक। खत्म। तो अगर चेक करें सबका कैपेसिटी निकालें, तो ए का कैपेसिटी 1 घंटे में 15 यूनिट्स, कितने कितने घंटे अवेलेबल एक दिन में? 8। तो 8 × 15 कितना हो गया? 120 यूनिट्स। ऐसे ही बी का निकालो, 10 × 15, सॉरी 10 × 8 होगा, 8 × 10 होगा यार, 8 × 10 80 यूनिट्स। ऐसे सी का निकालो, 8 × 12 96 यूनिट्स। तो विच इज द बॉटलनेक ऑपरेशन हियर? बी इज द बॉटलनेक ऑपरेशन हियर। Okay, and how much quantity can be produced? How much quantity can be produced? What is the system capacity? The system capacity will be the 80. Okay. अब एक्चुअल आउटपुट कितना रहता है, दैट वी विल सी फर्दर, है ना, दैट वी विल सी फर्दर कि भाई कितना। पर सुनो, हमसे ऊपर क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट विल बी दी 80 ना। हाँ, अब तुमसे पूछता है सिस्टम एफिशिएंसी निकालो। तो सिस्टम एफिशिएंसी के लिए इधर पता है क्या करना पड़ेगा तुमको? ऊपर इसने एक बात बोली थी, अ प्रोसेस इज डिजाइन टू हैंडल 100 यूनिट्स पर डे। कितना बोला था गरिमा? तुम कितना प्रोडक्शन करके दे रहे हो? तो यार एफिशिएंसी इज 80% ओनली, यानी हम लोग फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे। इधर ऊपर जो 100 लिखा था उसका यूज ही है। अगर तुम कंपेयर करोगे तो हमको प्रोडक्शन हमारा 100 करना चाहिए था। तो ऐसे तो दो डिपार्टमेंट है जो 100 से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 80 और 96। तो क्या दोनों को बॉटलनेक बोलेंगे? नहीं।
जो सबसे कम होता है उसी को बॉटलनेक बोलेंगे। अब तुमसे पूछा जाए कि क्या, मान लो मैं कोई एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तनीषा, तुमसे पूछा जा रहा है कि चलो मैं एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ता है पर डे, सभी डिपार्टमेंट का, तो क्या लगता है, क्या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या वो इन्वेस्टमेंट वर्थ रहेगा कि सबका 20 यूनिट्स बढ़ जाए? तो यानी 140, नीचे 100, और फिर 116, तो क्या करना चाहिए? बोले हाँ सर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक दिन में 100 यूनिट्स हैंडल करनी थी, और वो 100 यूनिट्स हैंडल करने से आपके बी वाले का जो क्वांटिटी बढ़ के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो हाँ वो इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। आपका सिस्टम जो है फुल कैपेसिटी पे काम करेगा। पर अगर मैं बोलूँ नहीं मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और हर एक का केवल 10-10 यूनिट्स बढ़ रहा है, तो क्या इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो हमारा आंसर रहेगा नो, क्योंकि 10 यूनिट बढ़ाने के बाद भी कितना रहेगा, 90, और सिस्टम कैपेसिटी विल बी 90% ओनली, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करके क्या ही मतलब? समझ रहे? अच्छा मैं बोलूँ इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स अ डे, यहाँ पे 10 घंटे अवेलेबल तुम्हारे पास एक दिन में, तो क्या कोई डिफरेंस बनेगा? क्या कोई डिफरेंस पैदा होगा? तो 10 से 15 करके देखूंगा तो 150, 10 से 10 करूंगा तो 100, 10 से 12 करूंगा तो 120। हाँ कर सकते हो। दे विल बी ऐसा 100% कैपेसिटी, एंड दे विल बी नो बॉटल नेक, क्योंकि जितना कैपेसिटी मांग रहे थे उतना प्रोडक्शन हो गया। समझ रहे हो? दे विल बी नो बॉटल नेक। हाँ फिर बॉटल नेक नहीं है। ठीक है, ऐसा चीज। और इन्वेस्टमेंट वाला बात मैं तुमको बता ही दिया कैसे पूछ सकता है। फिर मैं तुमको बोलूं, मान लो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया रहा है जिससे बी का 20 यूनिट्स तो बढ़ रहा है, बाकी डिपार्टमेंट्स का नहीं बढ़ रहा, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बी का तो 20 यूनिट्स बढ़ रहा है पर बाकी डिपार्टमेंट का नहीं बढ़ रहा, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका सी सी बॉटल बन जाएगा, तो एफिशिएंसी तो तब भी नहीं रहेगा, तो नो। समझ रहे हो? ऐसा ऐसा सवाल तुमसे पूछा जा सकता है इसके बेसिस पे। ये तुम्हारा बॉटल खत्म हुआ। दैट वाज द बॉटल ओनली। ये जो इन्वेस्टमेंट वाला सवाल पूछा है दिमाग में रखना, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है ये सब आप चेक करोगे किसके ऊपर, बॉटल को देखते हुए, और आपका ये जो कैपेसिटी दिया था इसको देखते हुए आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलो ये बॉटल भी तुम्हारा खत्म हुआ, इन डिफरेंट पॉइंट एनालिसिस खत्म हुआ, तो दोनों टॉपिक हमारे आज खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास जब अपन आएंगे मंडे को, तो कौन सा चीज करना अपने को, कैपेसिटी प्लानिंग। ओके खत्म है आज।